माँ कुछ नहीं होगा तुम। माँ जी आंखें खोलिए। माँ कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए माँ जी। माँ जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए माँ जी। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ है। आप लोगों को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है। शी इज नो मोर। आई एम सॉरी। आप लोगों को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है। शी इज नो मोर। सॉरी, आपने पहुंचने में देर कर दी। एक डॉक्टर की जुबान से निकला ये एक वाक्य किसी भी मरीज के परिजनों पर दुखों के पहाड़ की तरह गिरता है। कभी कभी चंद लम्हों की देरी सख्त रूप से बीमार एक मरीज को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देती है। स्नेहा की सास विमला के हाथ से भी वक्त ऐसे ही फिसल गया था। अस्पताल पहुंचने में हुई देरी की वजह से डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पर यह देरी हुई क्यों विमला के घर वाले उन्हें समय से अस्पताल नहीं पहुंचा सके? क्या उन्हीं की देरी की वजह से डॉक्टर ने विमला की जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दी? या फिर यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही थी कि उन्होंने टाइम से विमला को अटेंड नहीं किया? या फिर इन दो संभावनाओं के अलावा कोई तीसरा कारण था इस देरी का? कॉर्पोरेट आप करेंगे कि हम करेंगे? मुझे हॉस्पिटल जाना है। बैरिकेड हटाइए, जल्दी करिए। आप पीछे रहिए। चलो पीछे रहो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी गाड़ी को आगे जाने दीजिए। पीछे रहो, पीछे रहिए आप। इंस्पेक्टर साहब इमरजेंसी। आप पीछे रहिए, पीछे रहो। इमरजेंसी। जी बच सकती थी। स्नेहा, अपने आप को संभालो। शायद भगवान को यही मंजूर था। नहीं, भगवान को ये मंजूर नहीं था। माँ जी को भगवान ने हमसे नहीं छीना। अब चलिए मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। बोल। कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया मैंने। बता। कुछ नहीं किया साहब मैंने। बता। हवलदार, डाल दे साले को। कुछ नहीं किया मैंने। स्नेहा, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तुम चाहती क्या हो? आप पता लगाइए ना कि कंप्लेंट कहाँ लिखवाते हैं। कंप्लेन किसके खिलाफ? सर, एक कंप्लेंट लिखवानी है। बैठिए। क्या कंप्लेन है आपकी? कत्ल हुआ है। किसका? मेरी सासू माँ का। स्नेहा, एक मिनट, आप इन्हें बोलने दीजिए। किसने किया कत्ल? आप घबराइए नहीं, बताइए। बद्रीनाथ त्रिपाठी। अरे हाँ जोशी जी, सुनिए, परसों सुबह की फ्लाइट से त्रिपाठी जी माता की दर्शन के लिए जाएंगे और माता जी का आशीर्वाद लेकर वो शिरडी होते हुए वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? और जोशी जी आप जल्दी जाइए और इसका बुकिंग कराइए, जाइए। महेश जी, आप बताइए कैसा लग रहा है पोस्टर? बहुत बढ़िया है सर। ठीक है, ले जाओ। मैं क्या कह रहा था त्रिपाठी जी, इस बार आपको टिकट मिलेगी ना? नहीं, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अरे अग्रवाल साहब, अगर आपको चंदा नहीं देना है ना तो मत दीजिए। पुतन,
गुस्सा नहीं करते। अग्रवाल जी से हमारी पुरानी जान पहचान है। अग्रवाल साहब, इस बार इलेक्शन में हमारी टिकट गारंटीड है। हाँ, भेज दो उसे। बस जब तक हमें इलेक्शन की टिकट नहीं मिल जाती, आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम पर किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। आप पे कौन उंगली उठा सकता है? आप तो कितने नेक दिल इंसान हैं। अरे इंस्पेक्टर वर्मा, आप आज यहाँ कैसे? लगता है आज आप यहाँ हमारी इलेक्शन कैंपेन के बंदोबस्त का प्लान समझाने आए हो। नहीं त्रिपाठी जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट कि आपने कत्ल किया है। क्या कत्ल? वो भी त्रिपाठी जी? अरे दिमाग तो सही है आपका। अरे कंप्लेन लिखवाने से पहले सोच तो लिया होता। स्नेहा सक्सेना नाम उस लड़के का। मुझे लगा कि बात आगे बढ़े, मैं ही चल के बता दूं। ये लीजिए। तो क्या यह था इस केस का तीसरा पहलू? विमला की मौत ना तो उनके घर वालों की और ना ही डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई थी। उनकी बहू स्नेहा के मुताबिक उनका कत्ल किया गया था, और यह कत्ल किया था एक नेता ने, बद्रीनाथ त्रिपाठी। स्नेहा ने बद्रीनाथ पर बेहद चौंकाने वाला और संगीन इल्जाम लगाया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बद्रीनाथ एक आम औरत का कत्ल क्यों करेगा? क्या रिश्ता था उसके और विमला के बीच? और सबसे हैरानी की बात यह थी कि खुद स्नेहा का पति उसकी इस शिकायत को दे रहा था चुनौती। अरे कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो। मां तो मर गई है, ये आदमी हम लोगों को भी मरवा देगा। पॉलिटिकल आदमी है, अपनी प्रेस्टीज के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम अपने इंसाफ के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते? उनके डर से चुप बैठे रहेंगे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं खोलता हूं। नमस्ते जी। स्नेहा सक्सेना जी का घर यही है क्या? जी। अच्छा। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। माता जी, जी मैं पुत्तन, बद्रीनाथ त्रिपाठी जी का सेक्रेटरी हूं मैं। उन्होंने ही भिजवाया है सब। हाँ, देखिए वो बहुत दुखी हैं आपकी माता जी का न्यूज सुन के। अरे अग्रवाल जी, आप जानते हैं ये कौन है? अरे बद्रीनाथ जी ने इनसे मिलने कहा है, तो जरूरी कोई महान हस्ती होंगे। विनय सक्सेना। अरे नैनीताल हाई स्कूल से 12वीं में 59% और फिर हल्द्वानी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की, और उस समय से लेके आज तक 12 साल अरे ये जो हिमेश बिल्डर्स हैं उनके यहाँ पे क्लर्कगिरी कर रहे हैं। अच्छा बैठिए 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 बैठिए। देखिए ये तो कुछ भी नहीं। अरे हमारे बद्रीनाथ जी के पास आपके परिवार की पूरी हिस्ट्री है। आपका बेटा है ना कुणाल, दस साल का है ना? है? सुना है वो देहरादून में अपने मामा जी के घर पर रह के पढ़ता है। अरे इतनी इंफॉर्मेशन तो नेट पे नहीं है जो हमारे त्रिपाठी जी के पास है। अरे अग्रवाल साहब निकालिए ना, दीजिए। देखिए त्रिपाठी जी का जो दिल है ना बहुत बड़ा। वो तो खुद हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे आपसे। अब इलेक्शन का प्रेशर ना होता तो खुद आते आप लोगों से मिलने के लिए। अच्छा हाँ, वो जो हॉस्पिटल था ना जिसमें आपकी मदर का डेथ हुआ था, उस हॉस्पिटल में आपके पूरे परिवार के लिए लाइफ टाइम ओपीडी फ्री। और देखिए ये जो कुछ टिकट्स है, 2 टिकट्स कश्मीर की,
6 नाइट्स और 7 डेज के लिए 5 स्टार होटल में फ्री। और शॉपिंग के लिए कुछ कैश भी है, ये देखिए, रख लीजिए। अरे अब दीदी मना थोड़ी ना करेंगी, रख लीजिए। अरे हाँ, अरे दीदी, आज पुलिस स्टेशन जाके वो जो FIR किया था ना आपने त्रिपाठी जी के खिलाफ, वो वापस ले दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। ठहरिए। अरे विनय बाबू, समझाइए अपनी धर्मपत्नी जी को, अभी इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए हम कोई लफड़ा नहीं चाहते। मेरी सासू माँ के हत्यारे हैं आपके त्रिपाठी जी। इलेक्शंस जीतकर समाज सुधारक खाक बनेंगे। अब जाइए यहां से। स्नेहा, ये क्या पागलपन है? वो माफी मांग रहे थे ना? माफी नहीं मांग रहे थे, माँ जी की हत्या की कीमत लगा रहे थे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माँ तो वापस नहीं आ सकती ना। लेकिन हम उन्हें इंसाफ तो दिला सकते हैं ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जन उद्धार पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि वो सरकार को मनमानी करने नहीं देंगे, इसलिए आज वो पूरे शहर में बंद का ऐलान करते हैं। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुकानें आदि नहीं खोलेंगे। स्नेहा, मेरी शर्ट कहाँ है? वहीं कबर्ड में है, देखो पहले दराज में। स्नेहा, मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे देखो सामने टीवी पर है, लो चाय पी लो। स्नेहा, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अरे स्नेहा, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? विनय वहीं है। बहू, बहू, अरे अरे विनय, विनय खुद भी कुछ कर लिया कर। बहू घर भी संभाले, मुझे भी, ऊपर से तेरे ऑर्डर। अरे जरा बहू की मदद ही कर दिया कर काम में, निकम्मा कहीं का। माँ, कभी तो मेरी साइड लिया करो, हैं? हमेशा मुझे ही निकम्मा निकम्मा कहती रहती हो। अरे काम करता हूँ तभी घर चलता है। बड़ा काम करता है, कमाई तो तेरी उतनी की उतनी है, कमाई तो नहीं बड़ी। तुम्हारे लिए तो आलसी निकम्मा सिर्फ मैं ही हूँ, हैं? जैसे मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ। अरे शुक्र मना कि मैं जिंदा हूँ, तो बेचारी बहू को थोड़ा सुख मिल रहा। माँ जी अब चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाइए। हाँ, जा जा जा, कोई फर्क नहीं है तुझ में और उस बद्रीनाथ त्रिपाठी में। अरे वो बाहर मनमानी करता और तू घर में। माँ जी आप शांत हो जाइए, आप नाश्ता कीजिए ना। नहीं करना है मुझे नाश्ता। जाने दे बहू, अभी वापस आ जाएगा, जाने दे उसे। जाने दे बेटा, जाने दे, अभी वापस आ जाएगा या उसका फोन आ जाएगा। और एक बात बता दो, इतना सीधापन अच्छा नहीं है। पति हो या कोई और, सभी फायदा उठाते हैं। और बेटा एक बात का ध्यान रख, जब कोई साथ न देना तो तेरा ज्ञान ही तेरा साथ देगा, समझे? अब आप भी मेरी एक बात मानिए, ये गुस्सा करना ना आप छोड़ दीजिए। आप जानती हैं ना, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है। उसी का फोन होगा, मैं देखती हूँ। माफी मांगने के लिए फोन किया होगा। तू किचन साफ कर, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, माँ जी क्या हो गया? माँ जी, माँ
जी आंखें खोलिए। हेलो हेलो दीदी, हाल चाल सब ठीक है ना? नहीं कोई तकलीफ? अरे अरे, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे दीदी, मैं पुत्तन बोल रहा हूँ, त्रिपाठी जी के यहाँ से। नहीं, सोचा कि पूछ लें कि आपकी गर्मी कुछ कम हुई या नहीं। दीदी, आप त्रिपाठी जी का ऑफर ले रही हैं ना? बद्रीनाथ के लोगों का यूं स्नेहा के घर आकर उसे खरीदने की कोशिश करना, उसे डराना, धमकाना, तोड़फोड़, धमकी भरे फोन, ये सब स्नेहा को चुप कराने के जरिए थे। और इनसे ये बात तो साफ थी कि विमला की मौत से बद्रीनाथ का कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। तो क्या स्नेहा का ये इल्जाम सही था कि बद्रीनाथ ने ही विमला का कत्ल किया था? अगर हाँ, तो फिर क्यों और कैसे हुई थी यह हत्या? इन सवालों का जवाब आना अभी बाकी था, और इन जवाबों को तलाशती स्नेहा बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी इस लड़ाई में उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। बद्रीनाथ की धमकियां, पति का यूं साथ छूटना, इन सब बातों ने स्नेहा के इरादे को कमजोर करने के बजाय और मजबूत कर दिया था। शुक्ला, ये फाइल जरा वहां देखिए। सर, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या दुश्मनी है आपकी नेताजी से? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि त्रिपाठी जैसा नेता आदमी आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कभी आप कहती हैं कि उसने आपकी सासू को मारा, और अब आप ये कह रहे हैं कि वो आपके घर पत्थर फेंकता है। देखिए मैडम, आप जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है जिसे बिना किसी सबूत के मैं उसे अंदर कर दूं। आप भरोसा रखिए, हम कुछ करेंगे। और हाँ, आपकी सासू माँ अब वापस आने वाली नहीं है, इसलिए क्यों खामखा पंगा लेके आप खतरा मोल ले रही हैं? आप जाइए यहां से। त्रिपाठी जी प्रणाम। सर, स्नेहा सक्सेना आई थी। नहीं, अभी तो मैंने उसे समझा बुझाकर किसी तरह भेज दिया, लेकिन लगता है कि ज्वालामुखी किसी न किसी दिन फट जाएगी। आप कुछ करिए सर। जय हिंद। स्नेहा, मेरा प्रमोशन हो गया है, सेक्शन ऑफिसर बन गया हूं मैं। आज माँ होती ना तो बहुत खुश होती। लेकिन इस प्रमोशन लेटर में ट्रांसफर ऑर्डर्स भी हैं। हाँ, हमें थोड़े दिनों में ही शहर छोड़ना होगा। और यहाँ जो मैं त्रिपाठी जी के खिलाफ कर रही हूँ, तुम्हें मेरे प्रमोशन से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी बेतुकी लड़ाई लग रही है? ये प्रमोशन आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, त्रिपाठी जी के डर की वजह से मिला है। वो चाहता है कि हम ये शहर छोड़ जाएं ताकि उसकी सच्चाई किसके सामने ना आए। चलो मान लेते हैं जो तुम कह रही हो वो सब कुछ सही है। मुझे प्रमोशन त्रिपाठी ने दिलवाया, ये लेटर मुझे पुत्तन ने लाकर दिया है, तो क्या करूं मैं? ना एक्सेप्ट करूं? जिंदगी भर बैठा रहूं वो क्लर्क बनकर? अरे तुम चाहती क्या हो? जिंदगी भर मां का मातम बनाता रहूं मैं? देखो स्नेहा, तुम्हारी जिद की वजह से मां वापस नहीं आ सकती। अगर हमारे चुप रहने से हमें फायदा मिलता है तो क्यों नहीं? देखो स्नेहा, ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तुम नहीं समझोगी। विनय ने यह तो मान लिया कि उसकी इस तरक्की के पीछे बद्रीनाथ का ही हाथ था, और उसे बद्रीनाथ त्रिपाठी से इस तरह का फेवर लेने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। पर स्नेहा जानती थी कि यह बद्रीनाथ की साजिश है।
अपने ऊपर लगे आरोप से छुटकारा पाने के लिए उसने तरक्की की ये चाल चली है। जाहिर है बद्रीनाथ नए नए हथकंडे अपनाकर किसी भी तरह से स्नेहा को चुप कराना चाहता था, पर बद्रीनाथ की ये हरकतें स्नेहा के आत्मविश्वास और हौसले की आग में घी का काम कर रही थी। स्नेहा ने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वो खुलकर बद्रीनाथ से लड़ाई लड़ेगी। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, क्यों नजरें चुरा रहे हैं आप मुझसे? नेता हैं आप, लेकिन किसी के कत्ल का इल्जाम भी है आप पर। कब तक मुझसे भागेंगे या मुझे धमका कर चुप कराने की कोशिश करेंगे? बोलिए। अग्रवाल साहब, हम अभी आते हैं। जी पुतन, इसको संभालना होगा। बात यहां तक पहुंची है तो बाहर भी जा सकती है, लेकिन गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना। और हाँ, प्रेस को, मीडिया को और अपोजिशन वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आई दीदी, त्रिपाठी जी की बात मान लो। अरे वो तो इतने भले इंसान हैं कि आपकी जिंदगी बदल देंगे। दीदी, एफआईआर वापस ले लो ताकि तुम्हें कोई और तकलीफ ना आए। एफआईआर तो मैं वापस नहीं लूंगी और ना ही आपकी इस धमकी से डरूंगी। जब तक त्रिपाठी जी अपनी गलती नहीं मान लेते तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। जो स्नेहा के कदम त्रिपाठी की तरफ बढ़ रहे थे, बद्रीनाथ का डर भी बढ़ता जा रहा था। डर अपने ऊपर कत्ल का इल्जाम लगने का, डर इलेक्शन में टिकट ना मिलने का। कुल मिलाकर बद्रीनाथ को अपनी बर्बादी का डर था और वो किसी भी कीमत पर अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर नहीं लगाना चाहता था। लिहाजा उसने स्नेहा को चुप कराने के लिए एक नई साजिश रची। अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? क्यों मार रहे हो? हेलो, नमस्ते दीदी। अरे आप घबराइए नहीं, हम हैं ना। अरे देखिए कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है विनय बाबू को। अरे दीदी, आप घबराइए नहीं। अरे बस थोड़ी हड्डी पसली टूटी है बस। अरे बाल बाल बच गए। दीदी, आप एकदम परेशान मत होइए, ये सारा खर्चा जो है हमारे नेताजी उठाएंगे। आप तो बस विनय बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखिए ताकि ये जल्दी से जल्दी घर वापस आ सके। विनय बाबूजी, अब दीदी आ गई हैं तो हमारी ड्यूटी तो खत्म है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। हम चलते हैं। नमस्ते। ये यहाँ? वाकई में आज बाल बाल बच गया मैं। अगर वहां पुत्तन टाइम पर नहीं पहुंचते ना तो वो गुंडे तो मुझे मार ही देते। ये क्या लगा रखा है? हाथ तो लगा के दिखाई दे। ये मेरे विनय भैया हैं। आजा, एक एक को देखता हूँ। आजा आजा, एक एक को देखता हूँ। विनय बाबू, विनय बाबू, अरे होश में आइए। विनय बाबू,
होश में आई ना? घबराइए मत, हम आ गए हैं ना। ये सब उस त्रिपाठी की चाल है। आपको बचाया नहीं गया है, बल्कि मार के धमकाया गया है। अगर यही सच्चाई है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? देखो, तुम्हारी जिद की वजह से ना हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम उससे ज्यादा खो देंगे। शुक्ला जी, बद्रीनाथ जी, बात को जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करो। पार्टी में बात फैल चुकी है, बाहर जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका इलेक्शन का टिकट भी कैंसिल हो सकता है। मामला संभाल लीजिए जल्दी। देखिए शुक्ला जी, आप चिंता न करें, ये बात यहाँ से बाहर नहीं पहुंचेगी और हमारी वजह से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिएगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। 24 घंटे में बात दबा दो, वरना आप समझदार हैं। अच्छा जी। वतन, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो ये शुक्ला तो हमें पार्टी से निकाल कर ही दम लेगा। अब तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है। कुणाल बेटा। मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? सुबह से स्कूल में किसी अंकल के फोन आ रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पापा को थोड़ी चोट लगी थी, बस हम कल सुबह तो घर आ भी जाएंगे। मामा है वहाँ पे, ज़रा मेरी उनसे बात कराना। हेलो हेलो कुणाल, हेलो। हेलो कुणाल। कुणाल नहीं, कुणाल का पुत्र मामा बोल रहे हैं दीदी। अरे अब तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब दीदी एक काम करो, आपके पास में जो खाने की ट्रे है ना, उसमें एक प्लेट के नीचे एक सफेद इन्वेलप रखा है, उसमें एक लेटर भी है, उसे ना आप निकाल दो और जल्दी से एक साइन कर दो, वरना आज तो सिर्फ धमकी आई है और कल पता नहीं और क्या बड़ा हो जाए। नहीं दीदी, इसमें साफ साफ लिखा है कि आप नेता बद्रीनाथ त्रिपाठी के ऊपर कत्ल के इल्जाम को वापस ले रही हैं और आपको उन पर किसी भी गैर कानूनी बात का शक नहीं है। और दीदी, ये लेटर मुझे कल दोपहर 12:30 बजे तक मिल जाना चाहिए। कुणाल को तो हम अपने पास बुला लेंगे और पता नहीं आपको उससे कम मिलवाएंगे। तो कल दोपहर हम आपको पार्टी दफ्तर के जो पास वाला मैदान है ना, वहां मिलेंगे ठीक 12:30 बजे। हाँ?
कल शाम पुत्तन का फोन आया था ना, चिट्ठी कहां है? चिट्ठी कहां है? या तो तुम इस पे साइन करो, वरना मैं फर्जी साइन करता हूं। अब ना तो तुम्हें मेरी फिक्र है और ना ही कुणाल की। अरे ऐसी लड़ाई लड़ने का क्या फायदा जहां सबूत ही ना हो, और ऐसा साथ रहने का क्या फायदा जहां प्यार ही ना हो। सबूत है। सबूत? साइन। साइन। जिंदाबाद! त्रिपाठी जी जिंदाबाद! बद्रीनाथ त्रिपाठी जी ने पिछले 1 साल जनता के हित में जो कार्य किए हैं, उसे देखकर पार्टी की ओर से उन्हें इस बार का इलेक्शन का टिकट देना बनता था। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 1 साल में त्रिपाठी जी ने शहर के छोटे कस्बों, रिक्शा वालों और आम जनता के साथ में मिलकर उनकी सोच में सोच मिलाकर सरकार को इस बार के लिए मजबूर किया कि उनके लिए कदम उठाए। मुझे पूरा विश्वास कि इस बार के इलेक्शन में त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी जरूर जीतेगी। त्रिपाठी जी जिंदाबाद! लेकिन क्या एक हत्यारे को देश का नेता बनने का हक है? अगर है तो ये लीजिए आपका पहला वोट, आपके बेकसूर होने का सबूत, एक आम नागरिक को डरा धमका के जीता हुआ वोट। वतन शांत रहो। इस वक्त यहाँ पर मीडिया है, प्रेस है, तमाशा खड़ा हो जाएगा। तमाशा तो ये कर रही है। क्या हुआ पुट्टन भैया, दीदी का ये क्लीन चिट नहीं चाहिए? आप कहना क्या चाहती हैं? बद्रीनाथ जी कातिल हैं? जी। 25 फरवरी 2012 दोपहर 12:15 पर इन्होंने मेरी सासू माँ का कत्ल किया है। अपनी पहचान बनाने के लिए, आम जनता में अपना नाम बनाने के लिए, आज इस मंच पर उन नेक कामों की गिनती करवाने के लिए इन्होंने 25 फरवरी में शहर में बंद का ऐलान किया था, और वही बंद मेरी सासू माँ की मौत का कारण बना। उस दोपहर जब मेरी सासू माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा, तो ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल था और ना ही कोई एम्बुलेंस। बड़ी मुश्किल से जब हम उन्हें बिना किसी फर्स्ट एड के हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकले, तो पूरे रास्ते में बैरिकेड्स, मारपीट, इनके चमचों की लगी रैली की वजह से हमें एक भी रास्ता ऐसा नहीं मिला जिससे हम सीधे हॉस्पिटल पहुंच पाए। मैंने पौने घंटे से यही चक्कर लगा रहे, हॉस्पिटल आगे ही है। अरे हॉस्पिटल के लिए जो भी रास्ता जाता है सब बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं। जनता को देना चाहिए। हटो हटो ना, जल्दी करिए। आप पीछे रहिए। चलो पीछे रहिए। चलो पीछे। अरे भाई बंद है तो क्या हुआ? हमारा इलाज करवाएगा। पिछले 15 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ इस ट्रैफिक में। बैरिकेड हटाइए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। सारी गाड़ी निकल रही है। पीछे नेताजी की रैली चल रही है, सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा है। तो कोऑपरेट करो। अरे क्या कोऑपरेट? कोऑपरेट आप करेंगे कि हम करेंगे? ये बैरिकेड हटाइए, मुझे जाने दीजिए। हॉस्पिटल जाना मुझे। जल्दी करिए। आप पीछे रहिए। चलो पीछे रहिए। चलो चलो गेट बैक। गेट बैक। आप पीछे रहिए। चलो पीछे रहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी गाड़ी को आगे जाने दीजिए। पीछे रहो, पीछे रहिए आप। इंस्पेक्टर साहब, इमरजेंसी। आप पीछे रहिए, पीछे रहो। इमरजेंसी। आप क्या हुआ? त्रिपाठी जी ने बंद बुलवाया है, उसकी वजह से सारे रास्ते बंद हैं, और उस तरफ भाषण चल रहा है जिसकी वजह से सारे रास्ते जाम हैं।
हमें पीछे वाले रास्ते से माँ जी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे लेकिन पीछे तो गली है, वहां पे गाड़ी जा नहीं सकती है। क्या कर रही हो तुम? आप गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए, हाँ हम माँ जी को उस ठेले पर हॉस्पिटल लेके चलेंगे। चलिए हटिए, हटिए जरा। माँ जी संभाल के पकड़ो, तुम उधर आओ। हटिए सामने से, हटिए। माँ बस पास में ही है। माँ जी हिम्मत रखिए। माँ जी अस्पताल आ गई है, बस थोड़ी देर। माँ कुछ नहीं होगा तो। माँ जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए माँ जी। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ है। आप लोगों को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है। शी इज नो मोर। डॉक्टर ने कहा आने में देरी कर दी, लेकिन देरी क्यों हुई? बद्रीनाथ त्रिपाठी जी के बेवजह बुलाए बंद के कारण, जो अगर ना होता तो आज मेरी सासू मां जिंदा होती। कत्ल किया है इन्होंने। अरे वाह, हमारी देश सेवा पर लांछन लगा रही हो आप। आपकी सासू मां की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये अलग बात है कि उस वक्त पूरे शहर में बंद था, लेकिन हमने ये बंद जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बुलाया था, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, इसलिए लगाया था बंद। आपके बुलाए बंद के वजह से जो आम दिक्कतें नहीं भी होती हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। मेरी सासू माँ की हत्या उसी का एक उदाहरण है। क्या नाटक कर रही हो तुम? सबूत दिखाओ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके हम पर बेकार का लांछन मत लगाओ। जाओ यहां से, जाओ। माफ किया हमने। सबूत है। पच्चीस फरवरी 2012 को त्रिपाठी जी ने जनता की समस्याओं को सुधारने के लिए जिस बंद का ऐलान किया था, ये तस्वीरें और वीडियो उसी दिन का एक रिपोर्ट कार्ड है। एयरपोर्ट पर डिलेड फ्लाइट्स, शहर की सभी दुकानें बंद, जिनमें से कई मेडिकल स्टोर्स थीं। अस्पतालों में बीमार लोगों की भीड़, क्योंकि डॉक्टर या तो आए नहीं थे या फिर बंद के कारण देर से पहुंचे थे। आप जो कहना चाहती हैं मैं समझ सकता हूं। बद्रीनाथ त्रिपाठी जी ने जो बंद का ऐलान किया था, उसे लोगों की सहूलियत से ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और वो दिक्कतें रोजमर्रा की दिक्कतों से कई ज्यादा थी। इसमें आम जनता के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ये बंद के कारण आपकी सासू मां की मौत हो गई। एक तरह से श्री बद्रीनाथ त्रिपाठी इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं, और आपके गुनहगार भी। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं, और हमसे जितना हो पड़ेगा हम आपको उसका मुआवजा देंगे। नहीं सर, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मेरी सासू माँ तो अब वापस नहीं आएगी। बस आपसे विनती है कि आप या कोई भी और नेता आगे से कभी बंद ना बुलवाएं। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आगे से हमारी पार्टी कभी कोई बंद का ऐलान नहीं करेगी, और यह मेरा वादा है। मैं
पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी कि प्रोटेस्ट करना पड़े, हेजिटेशन करना पड़े तो जरूर करें, लेकिन आम जनता के जान माल की नुकसानी किए बिना। और अगर कभी कोई पार्टी बंद का ऐलान करे तो हमें इस बात का बंदोबस्त रखना चाहिए कि आम जीवन, आम जनता कोई परेशानी से न गुजरे। आखिरकार स्नेहा की जीत हुई। बेशक इस जीत से उसे अपनी सासू मां तो वापस नहीं मिल सकी, लेकिन अपने पति का विश्वास जरूर मिला। उसने कम से कम लोगों को जागृत तो किया कि वो आवाज उठा सकें ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रजातंत्र का मजाक उड़ाकर आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और यह मुहिम हम सबको जारी रखनी होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के 1949 में रचित आर्टिकल 21 के तहत नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और फिजिकल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जिन हालात में मिसेस सक्सेना यानी स्नेहा की सास की मौत हुई, वो हालात कानून द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे। स्नेहा की तरह हम सबको भी जागरूक होना होगा। संविधान में सुरक्षित अपने अधिकारों की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध जरूरी है राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। यह मुमकिन है कि किसी मुद्दे पर या सरकार के किसी फैसले पर सभी दल एकमत ना हो। ऐसे में जनता की नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दल विरोध के तरीके अपनाते हैं, लेकिन दबाव बनाने के लिए बंद का ऐलान करना गलत तरीका है। और अब समय आ गया है कि हमारी नुमाइंदगी करने वाले ये राजनीतिक दल बंद का आह्वान करने से पहले अपने राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर आम आदमी के बारे में सोचें। और आप सबसे मुझे उम्मीद है कि हम सब जिम्मेदार बनेंगे, जागरूक रहेंगे। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।